बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अध्याय 16 जल एक बहुमूल्य संसाधन। इस पाठ के पिछले भाग में हमने जल के महत्व को समझा था। इसके अलावा जल चक्र और जल की अवस्थाओं के बारे में भी हमने अच्छे से समझ लिया था। इस भाग में हम समझेंगे भौम जल के बारे में कि किस तरह से ये भौम जल नीचे भूमि में इकट्ठा होता है और ऐसे कौन कौन से साधन हैं जिसके द्वारा हम इस भौम जल का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इस भौम जल की निरंतर घटते हुए स्तर पर भी हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जो इस भौम जल स्तर को प्रभावित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं हमारे 2 प्रश्न जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। एक बार हम उनके सही उत्तर चेक कर लेते हैं। पहला प्रश्न था, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों, प्रतिवर्ष 22 मार्च का दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का 71% भाग जल से ढका होने के बाद भी पीने योग्य जल की कमी क्यों है? तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि यद्यपि पृथ्वी पर अधिक मात्रा में जल उपलब्ध है, लेकिन यह जल मानव के उपयोग का नहीं है। इसमें से अधिकांश जल समुद्रों, महासागरों, नदियों, ध्रुवीय बर्फ, भौम जल और वायुमंडल में पाया जाता है। और समुद्रों और महासागरों का जल कैसे होता है? अत्यधिक लवणीय होता है, इसीलिए यह पीने के उपयोग का नहीं होता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इतनी अधिक मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद भी पीने योग्य जल की कमी है। तो बच्चों, ये हो गए दोनों प्रश्नों के उत्तर। अब बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों भौम जल। जिस तरह से हम नदियों, तालाबों, झीलों आदि से जल प्राप्त करते हैं, तो जल का एक महत्वपूर्ण स्तर भौम जल भी होता है। क्या होता है बच्चों भौम जल? भूमि की गहराई में मृदा के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं और चट्टानों के बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं, ये जल से भरे हुए होते हैं। और इस परत की जो ऊपरी सीमा है वो क्या कहलाती है? भौम जल स्तर कहलाती है। यह भौम जल स्तर 1 मीटर से कम गहराई पर या फिर भूमि में अनेक मीटर की गहराई में यानी कि बहुत नीचे स्थित हो सकता है। भौम जल स्तर के नीचे जो जल पाया जाता है वही क्या कहलाता है? भौम जल कहलाता है। यानी कि भूमि में जो नीचे गहराई में पानी स्थित है वो क्या कहलाता है? भौम जल कहलाता है। अब ये भौम जल किस प्रकार से संग्रहित होता है उसको समझते हैं। तो बच्चों, जो वर्षा का जल होता है या फिर अन्य स्रोतों जैसे नदियों, तालाबों आदि से जल क्या होता है? मृदा में रिसकर नीचे गहराई में चला जाता है और वहाँ पर जो रिक्त स्थान है और दरारें हैं उनको भर देता है। तो भूमि में जल का यह रिसाव क्या कहलाता है? अंतःस्यंदन कहलाता है। क्या हो रहा है यहाँ पर? जल का गहराई में नीचे अंतःस्यंदन हो रहा है। तो बच्चों, इस प्रक्रम के द्वारा जो जल हम उपयोग ले लेते हैं यानी कि जिस भूमिगत जल को हम बाहर निकाल लेते हैं उस भौम जल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। इस तरह से वापस से वो जल कहाँ चला जाता है? इसका नीचे भूमि में चला जाता है। कुछ स्थानों पर ये भौम जल नीचे स्थिर कठोर शैलों की परतों के बीच में जमा हो जाता है। तो जल के ये भंडार क्या कहलाते हैं? जलभर कहलाते हैं। और इस जलभर में जो जल उपस्थित होता है उसे हम नलकूपों और हैंडपंपों की सहायता से बाहर निकाल लेते हैं। बच्चों, ये जो भूमिगत जल स्तर है इसका स्तर किस तरह से कम होता है या अधिक होता है उसको समझते हैं। तो यदि मान लीजिए हमने भौम जल को बाहर निकाल लिया है तो अब इसकी परिपूर्ति किस प्रकार से होगी? क्या होगा बच्चों? जो नदी और झीलें हैं इनसे जल क्या होगा? वाष्पीकृत हो जाएगा और ऊपर जाकर संघनित हो जाएगा और वर्षा के रूप में ये जल वापस से कहाँ जाएगा? धरती पर आ जाएगा। इसमें से अधिकांश जल तो बहकर वापस कहाँ चला जाएगा? नदी और झीलों में चला जाएगा और जल की कुछ मात्रा का रिसाव इस भूमि में हो जाएगा जो वापस से कहाँ चला जाएगा? अंतःस्यंदन के द्वारा नीचे चला जाता है और जो जल भर के भंडार है वहां जाकर भौम जल के रूप में संचित हो जाता है। इस भौम जल को हम वापस से नलकूपों और हैंडपंपों की सहायता से बाहर निकाल लेते हैं। फिर से क्या होगा? वर्षा आएगी और इस भौम जल की पुनः परिपूर्ति हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है? इस भौम जल की लगातार पुनः परिपूर्ति होती रहती है। चलिए बच्चों, अब ये तो बात हो गई इस जल की परिपूर्ति की, लेकिन यदि मान लीजिए हमने इसे बहुत अधिक मात्रा में बाहर निकाल लिया है और इस जल की पुनः परिपूर्ति नहीं हो पा रही है तो इस भौम जल स्तर में कमी आ जाती है। इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं भौम जल स्तर का अवक्षय। बच्चों, ये जो भौम जल स्तर है ये तब तक प्रभावित नहीं होता है जब तक हम केवल उतना ही जल निकालते हैं जिसकी प्राकृतिक प्रक्रम के द्वारा पुनः परिपूर्ति हो जाती है। यानी कि वापस से उसका स्तर जितना पहले था उतना ही यदि आ जाता है तो उस भौम जल स्तर में कमी नहीं होती है। लेकिन यदि मान लीजिए जल की पर्याप्त रूप से परिपूर्ति नहीं हो पा रही है तो भौम जल स्तर नीचे गिर जाता है। यानी कि लगातार हम इस भौम जल का उपयोग कर रहे हैं और उतनी ही मात्रा में जल का रिसाव नीचे नहीं हो पा रहा है तो ये जल स्तर कम हो जाता है। कौन कौन से कारण हैं ऐसे? जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक और कृषि गतिविधियां ये क्या करती है? भौम जल स्तर को प्रभावित करती है।
इसके अलावा वनोन्मूलन, अल्प वर्षा और जल के अविस्रवण क्षेत्र में कमी होना, ये भी भूमिगत जल स्तर को कम करते हैं। बच्चों एक एक करके हम इन कारणों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जनसंख्या का प्रसार हो रहा है, बढ़ती हुई जनसंख्या है, इसके कारण भूमिगत जल स्तर में लगातार कमी आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि जनसंख्या के बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालयों और सड़कों के निर्माण की मांग बढ़ जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं? खुले भूमि क्षेत्र पर निर्माण कार्य कर रहे हैं। इससे क्या होता है? कृषि हेतु भूमि, उद्यानों और खेल के मैदानों जैसे जो खुले क्षेत्र हैं उनमें कमी आ जाती है। अब खुले क्षेत्रों में कमी आ गई है तो क्या होगा? जल के मृदा में अविस्रवण की दर भी कम हो जाती है। जब खुला क्षेत्र रहा ही नहीं है तो मृदा में से जल रिसकर नीचे नहीं जा पाता है। बच्चों आपको ये भी मत पता है कि जो पक्के फर्श होते हैं उनमें से जल अविस्रावित नहीं हो पाता है, जबकि जो खुले मैदान हैं, घास के बगीचे, इनमें से क्या होता है? जल तुरंत रिसकर नीचे चला जाता है। बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि जब फर्श पर पानी गिरता है तो हमें उसे पोंछे से या वाइपर से साफ करना पड़ता है, लेकिन यदि यह जल जो है वो घास के मैदानों या खुले क्षेत्र पर गिरता है तो क्या होगा? सीधे रिसकर वो मृदा में चला जाता है, यानी कि वहां पर इकट्ठा नहीं होता है। तो इस तरह से जब हमने क्या कर दिया है? खुले क्षेत्रों पर पक्का निर्माण कर दिया है तो हमने भूमि में जल के अविस्रवण की दर को कम कर दिया है। इसके अलावा निर्माण कार्यों में भी बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है और इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? भौम जल का प्रयोग करते हैं। यानी कि बच्चों हम क्या कर रहे हैं? एक और तो हम इस भौम जल का अधिक उपयोग कर रहे हैं, दूसरी ओर हमारी गतिविधियां ऐसी है कि हम भूमि में जल के अविस्रवण के अवसर को कम कर रहे हैं। इस कारण से क्या हो रहा है? भूमिगत जल स्तर जो है वो चिंताजनक स्तर तक कम हो गया है। लगातार इस जल स्तर में कमी आ रही है क्योंकि हम इस जल का उपयोग अधिक कर रहे हैं, लेकिन इसकी पुनः परिपूर्ति उतनी मात्रा में नहीं हो पाती है। चलिए दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा कारण है बच्चों इसका बढ़ते हुए उद्योग। तो उद्योगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है और सभी उद्योगों में जल का अधिक मात्रा में उपयोग होता है। बच्चों लगभग हर वस्तु के निर्माण में कहीं ना कहीं जल की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं? भूमिगत जल का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कृषि कार्य के लिए भी किसान किस पर निर्भर रहते हैं? सिंचाई पर निर्भर रहते हैं और जब वर्षा अल्प मात्रा में हो रही है तो जल की कमी हो जाती है, तो किसान क्या करता है? सिंचाई करने के लिए भी भौम जल का उपयोग करता है। तो इन सब कारणों से क्या हो रहा है? भूमिगत जल स्तर में लगातार कमी आती जा रही है। चलिए आगे हम समझते हैं जल के वितरण को। तो बच्चों विश्व के अलग अलग भागों में जल के वितरण में असमानता पाई जाती है। कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है और कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। ये क्षेत्र कैसे होते हैं? रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं। इसी प्रकार भारत में भी कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, प्राय वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, जबकि कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में वर्षा होती है और लगभग प्रतिवर्ष वहाँ पर सूखा पड़ता है। चित्र में देखिए बच्चों, यह चित्र भारत का मानचित्र है जो वर्षा के वितरण को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए जो तटवर्ती क्षेत्र हैं या फिर जो उत्तरी पूर्वी भाग हैं, इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, जबकि जो पश्चिमी क्षेत्र हैं इसमें अधिकांशतया रेगिस्तानी मैदान है, तो यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। अब बच्चों ऐसा नहीं है कि जिन स्थानों पर वर्षा कम हो रही है केवल वहीं पर ही जल की कमी होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे स्थानों पर भी जल की कमी होती है जहां पर वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन स्थानों पर जल का प्रबंध ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है। जल के कुप्रबंधन के कारण वहां पर भी जल की कमी हो जाती है। तो अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जल का हमें समुचित प्रबंध करना पड़ेगा। तो बच्चों शहरों के अंदर जल की जो नियमित आपूर्ति होती है ये पाइप तंत्र के द्वारा की जाती है, लेकिन जब नागरिक प्राधिकरण पाइपों के द्वारा जल की आपूर्ति करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जल अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता है, नियत स्थान तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कभी कभी इन जल आपूर्ति पाइपों में रिसाव हो जाता है और जिसके कारण क्या होगा? जल इन पाइपों से रिसकर बह जाता है, अपने स्थान तक नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? इस जल का अपव्यय होता है, जल व्यर्थ बह जाता है। इसके अलावा व्यक्तिगत स्तर पर भी हम मंजन करते समय, दाढ़ी बनाते समय, नहाते समय या अन्य क्रियाकलापों में जल का अपव्यय करते हैं, जल को व्यर्थ ही बहने देते हैं। इसके अलावा बच्चों जो वर्षा का जल होता है वह भी अधिकांशतः ऐसे ही नालियों में बह जाता है, इस जल का भी उपयोग हम नहीं करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें जल की बचत के लिए क्या करना चाहिए? इस जल का हमें संग्रहण करना चाहिए, जिससे क्या होगा? भूमिगत जल स्तर की पुनः पूर्ति हो पाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे जल संग्रहण अथवा वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। बच्चों
पुराने समय में जल संग्रहण के लिए और जल की पुनः पूर्ति के लिए बावड़ियों का निर्माण किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इनकी देखरेख कम हो गई। इस कारण इनमें धूल, मिट्टी और गाद जमा हो गई। लेकिन अब जब हम जल की कमी का सामना कर रहे हैं और हम जल संरक्षण के लिए जागरूक हुए हैं, तो वापस से इन बावड़ियों का पुनरुत्थान किया गया है और नई बावड़ियों का निर्माण प्रारंभ किया गया है, जिससे क्या किया जाता है, जल का संग्रहण और जल का भंडारण किया जाता है। इसके अलावा जो किसान होते हैं, ये अपने खेत में जल की बचत करने के लिए बूंद बूंद सिंचाई व्यवस्था, ड्रिप सिंचाई तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। क्या किया जाता है, इसमें कम व्यास के पाइपों के द्वारा पौधों को पानी दिया जाता है। इस तरह से कम व्यास के जो पाइप होते हैं वो खेत में बिछा दिए जाते हैं और इन पाइपों में छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं, जिससे बूंद बूंद करके पानी बाहर आता है और यह जल सीधे ही पौधों की जड़ों तक पहुंच जाता है। तो इस पद्धति के द्वारा जल का बिल्कुल भी अपव्यय नहीं होता है, इसमें बिल्कुल भी जल व्यर्थ नहीं होता है। इसके अलावा ऐसी और भी कई आते हैं जिनके द्वारा हम जल की बचत कर सकते हैं। कौन कौन से आते हैं, जैसे कि जब हम मंजन या ब्रश करें तो हमें लगातार नल को खुला नहीं छोड़ना है। इसके अलावा फर्श की धुलाई करने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, उस फर्श पर पोछा लगाना चाहिए। जब हम उस फर्श को धोएंगे तो उसमें अधिक जल व्यर्थ होगा, तो इसके स्थान पर हम क्या करें, उस स्थान पर पोछा लगाकर सफाई कर दें। और क्या कर सकते हैं हम, कार, स्कूटर आदि वाहनों को सीधे पाइप से धोने के स्थान पर बाल्टी का प्रयोग हमें करना चाहिए। इसके अलावा यदि नल से जल का रिसाव हो रहा है तो उसे भी हमें तुरंत ठीक करा देना चाहिए, क्योंकि इससे भी क्या होता है, जल का अपव्यय होता है, जल व्यर्थ जाता है। तो ऐसी आदतें अपनाकर हम जल की बचत कर सकते हैं। बच्चों, ऐसा नहीं है कि जल की कमी से केवल मानव जीवन ही प्रभावित होता है, जल की कमी से पौधों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि जल की अनुपलब्धता होती है तो पौधे मुरझा जाते हैं और अंततः वे सूख जाते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि पौधों के लिए जल बहुत ही आवश्यक होता है। जब पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं तो मृदा में से पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए उन्हें जल की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए यदि मान लीजिए जल उपलब्ध नहीं होगा तो पौधे अपना भोजन भी नहीं बना पाएंगे। यदि पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध नहीं होगा तो ये मुरझाकर सूख जाएंगे और पृथ्वी से हरियाली लुप्त हो जाएगी और क्या होगा, जीवन का अंत हो जाएगा। क्योंकि यदि पौधे नहीं होंगे तो हम अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए बच्चों, यदि वृक्ष नहीं होंगे तो पृथ्वी पर ना तो पर्याप्त भोजन होगा, न ही ऑक्सीजन उपलब्ध होगी और ना ही पर्याप्त वर्षा होगी, तो पृथ्वी पर जीवन ही असंभव हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चों, हमें क्या करना है, हमें जल की बचत करनी है ताकि पृथ्वी पर खुशहाल जीवन बना रहे, सभी जो है वो खुशहाल जिंदगी जी सके। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे से आप भी जल की बचत जरूर करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। बच्चों, मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।